सड़क पर है। तो 1400-1500 किलोमीटर चल के पहुंच रहे हैं घर पे, और घर के भी दरवाजे उनके लिए बंद है, राज्य की सीमाएं बंद है। इससे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी और मतलब दुर्लभ है। तो साहित्य हमेशा ऐसे संकटों की पहचान करता है। साहित्य डिमांड एंड सप्लाई का काम नहीं करता कि अभी कोई संकट आया या कोई चीज आया तो तुरंत प्रतिक्रिया दे दे, कोई भावनात्मक टिप्पणी दे दे और अपना कर्तव्य पूरा समझे। साहित्य एक गंभीर सांस्कृतिक प्रक्रिया है। तो एक दायित्वपूर्ण ढंग से साहित्य इस समय को समझ रहा है, मूल्यांकित कर रहा है। वो यह भी समझने की कोशिश कर रहा है कि कई तरह के संकट होते हैं, वो स्वाभाविक होते हैं, कुछ प्रायोजित भी होते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सभी चीजों का निर्णय होगा। इतिहास भले न करे, साहित्य यह काम जरूर करेगा। तो और उस साहित्यिक लेखन में विचारधारा की एक बड़ी भूमिका होती है कि हम किस विचारधारा से, किस संदर्भ से अपने समय का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इस विषय पर शुरुआती वक्तव्य के लिए, और बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य होगा, प्रोफेसर राजकुमार जी को हम लोगों ने जमशेदपुर में सुना है पिछले दिनों जो फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम हुआ था। तो मैं आग्रह करता हूं सर से कि सर अपनी बात रखेंगे। सर। मेरा ख्याल है कि आवाज तो पहुंच रही है। आवाज आ रही? आ रही जी सर, आ रही है आवाज। तो सबसे पहले तो मैं कोलान विश्वविद्यालय, वहाँ की माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर अविनाश सिंह जी और कोलान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जी श्रीनिवास कुमार जी, आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। क्या जा रहा है ना कि आप ने मुझे अवसर दिया। वीडियो शायद नहीं जा रहा है क्या? हेलो? हाँ? सर आ रहा है, विजिबल है सर। आ रहा है। कि मैं सदी का संकट, आलोचना और विचारधारा विषय पर आपके सामने अपनी बातें रख सकूं। मित्रों, वैसे तो ये लगता है कि ये संकट जो आज हमें दिखाई पड़ रहा है, और चूंकि मुझे जिस विषय पर मुख्य रूप से बोलना है उसका संबंध आलोचना के संकट, और इस आलोचना के संकट का संबंध विचारधारा के संकट से भी है। इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर समझने की आवश्यकता है कि यदि आज साहित्य के क्षेत्र में आलोचना में संकट दिखाई पड़ रहा है, वो संकट कहीं ना कहीं विचारधारा के संकट से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। संभवतः सच्चाई ये है कि ये संकट सिर्फ आलोचना का संकट नहीं है, ये संकट साहित्य का भी संकट है। और ये भी कहना पर्याप्त नहीं होगा कि इस संकट का संबंध सिर्फ साहित्य से है। वास्तव में ये संकट समूचे विश्व का संकट है। सभ्यता के भावी रूप के बारे में चिंतन से जुड़ा हुआ संकट है कि हम आगे अपने भविष्य की कल्पना कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए आलोचना के संकट को भी साहित्य के संकट से, और साहित्य के समक्ष अगर किसी प्रकार की चुनौती या संकट है जो कि है, तो उसे फिर बृहत्तर समाज के संकट से जोड़ करके समझने की आवश्यकता है। और समाज से आशय स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो हमारा जो भारतीय समाज है उससे है, लेकिन हम जानते हैं कि आज हम एक विश्व ग्राम में रह रहे हैं जहाँ कोई भी समाज या राष्ट्र एक दूसरे से पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये कोरोना का संकट है। इसकी शुरुआत भले ही चीन के प्रांत में हुई हो, लेकिन इसका असर, इससे होने वाले नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और कुछ अंशों में सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है।
तो इससे मुझे लगा कि साहित्य और साहित्य में भी आलोचना के संकट को बृहत्तर सामाजिक संकट से जोड़ करके देखना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में उस पर विचार करना चाहिए। अगर आप इस विषय पर विचार करने की शुरुआत करें तो जो पहली बात हमारे ध्यान में आती है वो ये है कि जिस संकट का एहसास आज हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है, वास्तव में उसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हो चुकी थी। अब ये अलग बात है कि उसका ज्यादा तीखा एहसास 21वीं शताब्दी में हो रहा है। तो एक तरह से 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ही इस संकट का एहसास हमें होना प्रारंभ हो गया है और उसके पीछे जो संदर्भ है उसको समझना जरूरी है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो संकट का एहसास और जिसका विस्तार आज हमें 21वीं शताब्दी में दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे की प्रक्रिया अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम इस बात को समझ सकते हैं। संभवतः सच्चाई ये है कि 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार के संकट का साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्रतीति हुई, उसका संबंध 19वीं शताब्दी से बनता है। संभवतः ये आप सभी लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में जिन विचारधाराओं का दुनिया के पैमाने पर बहुत गहरा असर हुआ, उन विचारधाराओं की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुई थी। 20वीं शताब्दी में राज करने वाली, देश दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने वाली ज्यादातर विचारधाराओं की बुनियाद वास्तव में 19वीं शताब्दी में आपको मिलेगी, लेकिन वो फली फूली 20वीं शताब्दी। और ये जो विचारधाराएं 20वीं शताब्दी में फली फूली, उनका संबंध 19वीं शताब्दी से तो है ही, उनका संबंध 18वीं शताब्दी के यूरोप के इनलाइटनमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग ज्ञानोदय कहते हैं, उससे भी है। असल में हुआ ये कि यूरोप के इनलाइटनमेंट के बाद, ज्ञानोदय के बाद, हमने या ज्यादातर लोगों ने, और विशेष रूप से पश्चिम के लोगों ने, ये सोचना शुरू किया कि हम एक मनोवांछित अपने सपनों का एक बेहतर समाज बना सकते हैं, जिसको 20वीं शताब्दी में सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, कि एक बेहतर समाज बनाने का, सचेत ढंग से बनाने का अवसर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अभूतपूर्व विकास ने हमें दिया है और हम तुलनात्मक रूप से ज्यादा मानवीय संपन्न समाज बना सकते हैं। एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसमें पहले के समाजों की तुलना में भेदभाव कम हो, जिसमें समानता की बात भी हो। अगर असमानता को पूरी तरह से खत्म करना संभव ना भी हो तो कम से कम इतना तो जरूर हो कि समाज के व्यापक हिस्से को एक बेहतर जीवन संभव हो सके। ये तीन बातें यूरोप के ज्ञानोदय के साथ से समूची दुनिया में फैलती। और चौथी चीज, मनुष्य के विवेक पर, मनुष्य के सोचने समझने की सामर्थ्य पर भरोसा, कि हम चाहें तो हम सोच समझकर एक बेहतर, तुलनात्मक रूप से ज्यादा मानवीय और संपन्न समाज बना सकते। तो ये जो विश्वास था, ये भले ही इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, कि 19वीं शताब्दी में हुई,
लेकिन इसका ज्यादा गहरा असर प्रभाव 20वीं शताब्दी में दिखाई पड़ता है। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, समाज को बदलने के अनेक उपक्रम 20वीं शताब्दी में आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से दो प्रयासों का उल्लेख मैं सूट रूप में आपके सामने करना चाहता हूँ। एक तो वो प्रयास जहां पूंजीवाद से आगे की एक बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास किया गया, जिसको आप समाजवादी या साम्यवादी समाज कहते हैं। 20वीं शताब्दी में एक बड़ा प्रयास ये हुआ कि पूंजीवाद से भी बेहतर एक समाज बनाना है। 20वीं शताब्दी में एक जो दूसरा बड़ा प्रयास हुआ और जिसका संबंध भी पूंजीवाद से है, वो ये है कि हमें औपनिवेशिक शासन से स्वाधीन एक राष्ट्रीय समाज का निर्माण करना है, जिस पर औपनिवेशिक पराधीनता का प्रभाव नहीं होगा। हम अपने ढंग से अपना एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी आंदोलन ये 20वीं शताब्दी के दो बड़े आंदोलन, जिन्होंने समूची दुनिया को अपने ढंग से बदलने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक आते आते हमें ये एहसास होने लगा कि ये जो हमारा सपना था, एक ज्यादा बेहतर मानवीय संपन्न तुलनात्मक रूप से ऐसा समाज बनाने का प्रयास जिसमें भेदभाव कम हो, जिसमें असमानता कम हो, जिसमें सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, ये प्रयास उस तरह से सफल फलीभूत नहीं। उसके साथ इस तरह के बेहतर समाज बनाने के प्रयासों के साथ अनेक प्रकार की विचारधाराएं जुड़ी हुई थी, जिसमें से एक जिसका मैंने जिक्र किया समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा है, और इसके बीच और भी विचारधाराएं थी जिन्होंने 20वीं शताब्दी में दुनिया और समाज को अपने आदर्शों के अनुरूप बदलने का प्रयास किया। इन सभी विचारधाराओं में एक चीज जो खास वो ये है कि ये सभी विचारधाराएं भविष्योन्मुख, भविष्य की ओर देखते हैं। अतीत से ज्यादा उनका रुझान या झुकाव भविष्य की ओर, कैसे एक बेहतर समाज बनाया जाए। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आ रही? अच्छा। हाँ तो 20वीं शताब्दी में जो भी विचारधाराएं प्रभावशाली रही, उनका रुझान भविष्य की ओर था, जैसा कि मैंने कहा, और वो एक बेहतर समाज बनाने के सपने से संचालित। लेकिन आखिरी दशकों तक ये हमें एहसास हुआ कि ये इरादा चाहे अच्छा जितना रहा हो, लेकिन व्यवहार में उस तरह से ये सफल होता दिखाई नहीं पड़ता। उसका परिणाम ये हुआ कि उन आस्थाओं के बारे में, उन विचारधाराओं के बारे में, उस सैद्धांतिकी के बारे में जिस पर 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में हमारा गहरा अटूट विश्वास था कि इनके सहारे हम एक बेहतर मानवीय समाज बना सकते हैं, वो विचारधाराएं संकटग्रस्त हो गई। और ये लगा कि ये वो कार्य संभवतः नहीं कर पाई जिसका विश्वास हमें था कि ये कर सकते। ये एहसास भले ही 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में होना शुरू हुआ हो,
लेकिन उसका ज्यादा गहरा एहसास आज हमें हो रहा है। 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक तक पहुंचते पहुंचते हमें इस बात का ज्यादा गहरा एहसास हो रहा है कि वो विचारधाराएं तमाम तरह के मत वैभिन्न के बावजूद, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में एक बेहतर समाज का स्वप्न हमें दिया था, वो विचारधाराएं आज उतनी आश्वस्त नहीं करती। तो जो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, तो उसकी जगह कुछ ऐसी विचारधाराओं ने लेनी शुरू कर दी जिनका रुझान भविष्य से ज्यादा अतीत की ओर था। वो अपने सपनों का बेहतर समाज बनाने का आदर्श अतीत में खोजती थी और वहां से प्रेरित होकर वो एक समाज बनाने का प्रयास, ऐसा समाज बनाने का प्रयास कर रही थी या कर रही है जिसकी अपनी बहुत ही गंभीर समस्याएं और चुनौतियां हैं, और उससे समाज में भेदभाव और असमानता का भाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। लेकिन वो एक दूसरा और स्वतंत्र विषय है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्योंकि मुझे साहित्य और आलोचना पर बोलना है, इसलिए इस भूमिका को, जो अभी तक जो बातें मैंने कही, उसको मैं साहित्य के संदर्भ में लागू करते हुए आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से आलोचना और साहित्य का जो संकट है 21वीं सदी का, उस पर विचार करने के लिए एकजुट हुए हैं। मित्रों, साहित्य जिसे हम कहते हैं और जिसे हम आलोचना कहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि इनका हमेशा से वही अर्थ रहा है जो आज हम इसका अर्थ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। साहित्य का अर्थ भी समय के साथ बदलता रहा है और आलोचना का भी अर्थ और उसकी भूमिका भी समय के साथ बदलती रही है। इस बदलाव का एक लंबा इतिहास है और अलग अलग समाजों का इतिहास है, उसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं और कुछ समानताएं भी, लेकिन हम उस विस्तार में नहीं जा सकते। मैं प्रारंभ करता हूं वहां से जिसका संदर्भ 19वीं शताब्दी से बनता है। अगर आप, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो आज जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, जिस तरह की आलोचना हो रही, उसका इतिहास उससे सीधे जुड़ता है। 19वीं सदी में संभवतः समूचे सभ्यता के इतिहास में, मानवीय सभ्यता के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि साहित्य और साहित्य दूसरी कलाओं को ये आवाज की पहुंच, क्योंकि यहाँ पर आवाज, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही। तो 19वीं शताब्दी में साहित्य की अवधारणा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और उस बदलाव का कारण ये है कि 19वीं शताब्दी में पहली बार साहित्य को किसी न किसी विचारधारा के साथ सीधे जोड़कर देखा जाने लगा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि समाज को बदलने की बहुत सारी विचारधाराएं हैं, समाज को एक मनोवांछित दिशा में बदलने की बहुत सारी विचारधाराएं 19वीं शताब्दी में सक्रिय होती हैं, और वो ये चाहती हैं कि समाज को बदलने का जो ये अभियान है, इसमें
साहित्य को भी उनका साथ देना चाहिए। साहित्य को सहायक के रूप में विचारधाराओं के आना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा अभियान है और इसमें साहित्य अपनी सार्थकता विचारधाराओं के साथ जुड़कर बेहतर समाज बनाने के अभियान में शामिल होकर के ही दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बड़ा बदलाव है, टर्निंग पॉइंट है जो साहित्य और कलाओं की भूमिका और स्वरूप में 19वीं शताब्दी में आता है। ऐसा नहीं है कि साहित्य का स्वरूप और उसकी भूमिका पहले नहीं बदली थी। समाज भी बदलता रहा है, साहित्य और कलाओं का स्वरूप भी बदलता रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत सचेत रूप से, योजनाबद्ध तरीके से समाज को बदलने का प्रयास मानव सभ्यता के इतिहास में 19वीं शताब्दी के साथ शुरू होता है। और उसी के साथ साहित्य की भूमिका, साहित्य का उद्देश्य और साहित्य की सार्थकता का जो प्रश्न है वो एक नया रूप लेता है। यानी इस व्यापक अभियान में साहित्य की क्या भूमिका है? साहित्य अगर समाज के बदलाव में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह नहीं करता तो फिर वो बेहतर साहित्य नहीं है। साहित्य की सार्थकता, साहित्य की प्रासंगिकता का निर्णय इन विचारधाराओं की कसौटी पर लिया जाने लगा। जैसे अगर हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन का संदर्भ लें, जिससे हमें इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने में सुविधा होगी, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान साहित्य और कलाओं से अपेक्षा की गई कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय योगदान करें। आप याद कीजिए प्रेमचंद ने कहा है कि जो कार्य राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी कर रहे हैं वही काम साहित्य के क्षेत्र में मैं कर रहा हूं। यानी राजनीतिक उद्देश्य और साहित्यिक या कलाओं का उद्देश्य परस्पर जुड़ गए, जुड़ना अपने, और ये सिलसिला आगे भी आप देखेंगे कि बढ़ता है। अब स्वाधीनता के पश्चात का जो इतिहास है हमारे यहाँ साहित्य का और साहित्यिक आलोचना का, तो वहां भी आप पाएंगे कि अलग अलग कालखंडों में जिन जिन विचारधाराओं का प्रभाव या विमर्शों का प्रभाव रहा है, उसी के अनुरूप या उसी की कसौटी पर साहित्य की सार्थकता को समझने और व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर स्त्री विमर्श का प्रभाव रहा तो साहित्य को स्त्री विमर्श के पैमाने पर परखने की कोशिश की गई। दलित विमर्श का प्रभाव हुआ तो ये हुआ कि साहित्य का मूल्यांकन दलित विमर्श की जो कसौटी है उसके आधार पर किया जाएगा। तो ये सिलसिला जैसा कि मैंने कहा कि इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। इस साहित्य किसी ना किसी विचारधारा के अनुशासन पर और उसके निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। विचारधारा का अनुशासन और निर्देश साहित्य के लिए बहुत जरूरी हो गया। साहित्य की सार्थकता और प्रासंगिकता का निर्णय किसी न किसी विचारधारा के पैमाने पर, निकष पर किया जाने लगा। लेकिन समस्या मैंने कहा कि 20वीं शताब्दी का अंत हमें दिखाई पड़ने लगी, और उसका एक कारण तो ये था कि इन विचारधाराओं की कसौटी पर साहित्य की सार्थकता और प्रासंगिकता का निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा था, वो विचारधाराएं ही संकट में वो स्वयं अपने कसौटी पर खड़ी नहीं। इस प्रकार का एक बेहतर मानवीय समाज का सपना उन्होंने दिखाया था, वो सपना वो पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ
कि साहित्य की सार्थकता का मूल्यांकन क्या सिर्फ किसी विचारधारा या कुछ विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है? प्रश्न इतनी जटिल हो गया और मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि जब तक ये माना गया था कि ये विचारधारा पूरी तरह से सही है और ये जिस प्रकार का संकट और संभावना हमारे सामने कर रही है, जैसा समाज इसके सहारे बनाया जा सकता है, तब तक साहित्य से आप ये उम्मीद कर सकते थे और की गई कि वो आंख मूंद कर उस विचारधारा का साथ दे और उसके पीछे पीछे चले। लेकिन जब वो विचारधारा ही संकटग्रस्त हो गई, उसके सामने ही तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो गए, तब ये प्रश्न फिर नए सिरे से उठ खड़ा हुआ कि साहित्य की सार्थकता और प्रासंगिकता का निर्णय हम कैसे करें। पहले विचारधाराओं के आधार पर करते थे, लेकिन वो विचारधाराएं भी उतनी सही साबित नहीं हुई जैसा कि पहले लगता था। तो एक बड़ा प्रश्न या बड़ा संकट जिसका संबंध आलोचना से भी है और प्रकारांतर से साहित्य से भी है, वो ये है कि आज 21वीं सदी में सिर्फ विचारधाराओं के निकष पर हम न तो साहित्य की सार्थकता का मूल्यांकन कर सकते हैं और न ही आलोचना की भूमिका को सही ढंग से निर्वाह कर सकते हैं। जो इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई चीज है वो ये है कि 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर ऐसा साहित्य लिखा गया, अभी भी 21वीं शताब्दी में भी वैसा ही साहित्य लिखा जा रहा है, जो जैसा कि मैंने कहा कि किसी न किसी विचारधारा या समाज वैज्ञानिक ज्ञान से अनुशासित और संचालित। क्योंकि और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि 18वीं शताब्दी में ज्ञान और कलाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया, जिसका प्रभाव 19वीं और 20वीं शताब्दी पर दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि उसका उल्लेख करना जरूरी है। 18वीं शताब्दी में ये माना गया कि सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान तो विज्ञान का है, साइंस का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, यह वास्तव में वही ज्ञान ही ज्ञान है। आप याद कीजिए कि अभी भी हमारे यहाँ जो समाज का अध्ययन करने वाली विद्याएं हैं, अनुशासन है, उनको सोशल साइंस कहा जाता है। और सोशल साइंस कहने का सिलसिला एक तरह से 19वीं और ज्यादातर 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। समाज का अध्ययन करने वाले उन शासनों को सोशल साइंस कहा जाता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सोशल साइंसेस के सामने भी समाज का अध्ययन करने वाले अनुशासनों पर भी इस बात का गहरा दबाव था कि उन्हें अपने ज्ञान को विज्ञान के कसौटी पर सही और सार्थक साबित करना है। तो विज्ञान किसी भी अनुशासन के लिए एक चुनौती बनी कि अगर आपको अपनी सार्थकता साबित करनी है तो आपको विज्ञान के निकष पर, विज्ञान की कसौटी पर अपनी सार्थकता को सिद्ध करना हो। इसीलिए समाज का अध्ययन करने वाले अनुशासन भी अचानक विज्ञान हो गए। सोशल साइंस समाज विज्ञान उनको कहा जाने लगा क्योंकि उनके सामने भी चुनौती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी चुनौती और समस्या साहित्य और कलाओं के साथ आई कि समाज विज्ञान का अध्ययन करने वाले अनुशासन तो स्वयं को अपने साथ विज्ञान जोड़कर मुक्ति पा सकते थे, लेकिन साहित्य और कलाओं को भी क्या आप विज्ञान कह सकते हैं? तो ये पाया गया कि साहित्य और कलाओं को उस तरह से विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। अगर आप 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक
कांट को याद करें तो कांट ने साहित्य और कलाओं के बारे में जिस प्रकार से विचार किया है उसमें ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि साहित्य और कलाओं में सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिगता बहुत प्रमुख है। उस साहित्य और कलाओं से जो कुछ मिलता है हमें, उसको आप उस तरह से ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं कह सकते जिस तरह के ज्ञान के लिए, ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिए विज्ञान जाना जाता है। तो ये हुआ कि हाँ, चादर बिछा रहे थे। तो ये हुआ कि साहित्य और कलाओं को ये माना गया कि इनसे जो कुछ मिलता है उसको ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें आत्मपरकता या सब्जेक्टिविटी का तत्व तो बहुत ज्यादा है। इसके बजाय इनको क्या कहा जाए ये समस्या थी। तो जैसे मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी में ये डिस्टरबेंस कहीं से आ रहा है, ये बताया जाए कि ये क्या, किस वजह से आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, आ रही है। अच्छा, वो तो कहीं और से, मतलब किसी ने माइक ऑन कर रखा है। हाँ बिल्कुल तो मैं ये स्पष्ट आ रही है सर। ठीक, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि 18वीं शताब्दी में ज्ञान और कला के क्षेत्र में एक विभाजन हुआ, एक श्रेणी बनी जिसमें सबसे ऊपर तो साइंस थी, उसके बाद समाज विज्ञान था और सबसे नीचे साहित्य और कलाएं थी। उनको ये तो नहीं कहा गया कि इनसे अज्ञान फैलता है प्लेटो की तरह, लेकिन ये कहा गया कि इनको नॉन नॉलेज, अगर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें, जिसको कहते हैं नॉन नॉलेज, कि ये साहित्य और कला के क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आप ज्ञान के अनुशासन के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते, इनका संबंध ज्ञान से नहीं है। ये नॉन नॉलेज की कैटेगरी में आने वाले अनुशासन विद्याएं, साहित्य और कलाएं। तो अगर साहित्य, ये मान लें आप, जो कि इनलाइटनमेंट के साथ माना गया कि साहित्य और कलाओं का संबंध उस श्रेणी से है जिसको हिंदी में कोई बेहतर अनुवाद, अज्ञान कहेंगे तो गलत हो जाएगा, नॉन नॉलेज, इनका संबंध ज्ञान से नहीं है, ये विद्याएं ऐसी विद्याएं। तो सबसे नीचे साहित्य और कलाओं को स्थान मिला, और जब ये मान लिया गया एक बार कि ये साहित्य और कलाएं नॉन नॉलेज की श्रेणी में आती हैं, तो स्वाभाविक है कि फिर उनसे ये भी कहा गया कि चूंकि आप कोई ज्ञान नहीं पैदा कर सकते, आपके पास कोई अपना ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको उन अनुशासनों के पीछे चलना होगा, उनका अनुकरण करना होगा जिनमें ज्ञान है। वो विद्याएं और अनुशासन जो ज्ञान देते हैं, उनके पीछे चलना साहित्य का दायित्व है, ऐसा 18वीं शताब्दी की ज्ञान मीमांसा से तय। मैं फिर से रिपीट करूं, दोहराऊं कि सबसे ऊपर विज्ञान, उसके नीचे समाज विज्ञान और सबसे नीचे साहित्य और कलाएं। मैंने ये बातें आपके सामने इसलिए रखी कि अगर आप 20वीं शताब्दी और के साहित्य और कलाओं के समूचे इतिहास को देखें और उससे जुड़ी हुई आलोचना के इतिहास को देखें, तो आप प्रायः ये पाएंगे कि आलोचना ने इन विचारधाराओं से आलोचना अनुशासन, साहित्य की आलोचना प्रायः उन विचारधाराओं के सहारे की गई है जिनका संबंध समाज विज्ञान से है, और आलोचना ने भी प्रकारांतर से साहित्य से ऐसी मांग की है जैसी मांग समाज विज्ञान के ज्ञान से उसे प्राप्त हो। यानी साहित्य में वही चीजें आनी चाहिए
वही बातें साहित्य को भी दिखानी चाहिए जो ज्ञान समाज विज्ञान ने पहले से सुलभ करा दिया है। विचारधाराओं के आलोक में साहित्य लिखा जाए, समाज विज्ञान के ज्ञान के आलोक में और उसके अनुशासन और निर्देश में साहित्य लिखा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो साहित्य बहुत सार्थक साहित्य नहीं है। ये मांग आप समूचे 20वीं शताब्दी में साहित्य से देखेंगे कि आलोचना करती है, विचारधाराएं करती हैं, और कुछ अंशों में 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया वो इसका अनुमोदन भी करता है, समर्थन भी करता है कि हमें विचारधारा के अनुशासन के अनुसार चलना है। उसका जो ज्ञान है, वो उसका जो निर्देश है, उस ज्ञान और निर्देश के अनुसार साहित्य लिखना है, तभी साहित्य सार्थक होगा। और नहीं तो साहित्य फिर सार्थक नहीं रह जाएगा, वो अप्रासंगिक करार दिया जाएगा। तो 20वीं शताब्दी की जो आलोचना है वो मोटे तौर पर इसी केंद्र के इर्द गिर्द चलती है, इसी के आसपास संचालित होती है, और साहित्य भी उससे कम प्रभावित होता है ऐसा नहीं। साहित्य भी अक्सर इन्हीं विचारधाराओं के अनुशासन के आलोक में लिखने का साहित्य प्रयास होता है। ये बात भी सही है कि साहित्य और कलाएं किसी विचारधारा या समाज विज्ञान के ज्ञान के अनुशासन से हमेशा और पूरी तरह संचालित नहीं, और वो कई बार तो दबाव बनाने के बावजूद भी उस अनुशासन में चलने से इनकार कर देती है। वो अपने ढंग से और अपने विवेक के अनुसार, और साहित्य का जो अपना धर्म है, साहित्य का जो स्वधर्म है, उसके अनुसार बहुत कुछ करते हैं। और हमेशा वो विचारधारा कोई भी हो उसका पूरी तरह से आप मूठ कर समर्थन नहीं करते। आप याद कि प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य, ने इस बात का उल्लेख किया कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं। प्रेमचंद ने कहा कि तो राजनीति से आगे चलने वाली मशाल। तो प्रेमचंद के कथन से भी उस समस्या का बोध होता है, जिसका उल्लेख मैं इस बीच आपके सामने करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये साहित्य का और विचारधारा का या समाज विज्ञान या राजनीति की विचारधाराओं का संबंध क्या हो। एक तो वो ये है कि साहित्य और फिर उसके साथ साथ आलोचना, क्योंकि आलोचना भी तो साहित्य का ही हिस्सा है, वो राजनीतिक विचारधाराओं के पीछे पीछे चले। एक सोच ये है। दूसरी सोच वो है जिसका उल्लेख प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य निबंध में किया है, जहां उन्होंने कहा है कि नहीं, साहित्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा के पीछे पीछे चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी आगे आगे चलने वाली मशाल है। यानी पीछे चलने के तर्क को प्रेमचंद ने भी अस्वीकार किया, कहा कि साहित्य तो राजनीति से भी आगे चलता है। उन बातों की ओर भी साहित्य संकेत कर देता है या उसका एहसास करा देता है जहां तक कई बार राजनीति और विचारधाराएं बहुत बाद में पहुंचती। तो साहित्य और साहित्यिक लेखन कई बार बहुत ज्यादा स्वप्नदर्शी होता है, भविष्यदर्शी होता है, विचारधाराओं की सीमाओं को तोड़ देता है और एक ऐसे समाज के का स्वप्न दिखाता है जिसका स्वप्न कई बार राजनीतिक विचारधाराएं भी नहीं दिखा पाती हैं। और इसीलिए ज्यादा बेहतर, सार्थक और मानवीय साहित्य
गंभीर साहित्य राजनीतिक विचारधाराओं के सच को, समाज विज्ञान के सच को भी हमेशा स्वीकार नहीं करता है, आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता है, बल्कि कई बार उसको भी आईना दिखाता है, उसकी सीमाओं और कमियों और अंतर्विरोधों की ओर भी संकेत करता है। तो चाहे प्रेमचंद हो, चाहे कोई समकालीन रचनाकार हो, या चाहे संस्कृत का साहित्य ही क्यों न हो, श्रेष्ठ साहित्य किसी भी विचारधारा की सीमा में बंधता नहीं है। विचारधारा से वो आलोक लेता है, उससे ज्ञान का आलोक लेता है, लेकिन उस ज्ञान की जो सीमा है उसकी ओर भी संकेत करता है, उससे बंधता नहीं। 20वीं शताब्दी की जो विचारधाराएं, उनके साथ ये एक बड़ी समस्या थी कि उन्होंने साहित्य को अनुशासित और नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो 21वीं शताब्दी में, और मैं लगभग समाप्त करने की तरफ अग्रसर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद समय पूरा होने वाला है, कि 21वीं शताब्दी में जो साहित्य और विचारधारा का जो संकट आज हमें दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। मेरे पास भी समाधान नहीं है, किसी के पास नहीं होगा, लेकिन उसका श्रुत रूप में आपके सामने मैं उल्लेख कर अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। पहले तो ये कि कोई भी विचारधारा, चाहे वो अपने को कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना मानती हो, या समाज विज्ञान का ज्ञान ही क्यों ना हो, उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि कुछ मामले में उसका ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ मामले में उसका ज्ञान उतना अच्छा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये कि साहित्य भी कुछ ऐसा देता है, साहित्य से भी कुछ ऐसा मिलता है जो तमाम विचारधाराओं और समाज विज्ञान के अनुशासनों से नहीं मिलता है, जिसको हमारे यहाँ संस्कृत परंपरा के महान आचार्य अभिनव गुप्त ने अलौकिक कहा था। और अभिनव गुप्त ने, आप ध्यान दीजिए कि जिसको पारलौकिक कहा जाता है उस अर्थ में अलौकिक का प्रयोग नहीं किया है। अभिनव गुप्त का अलौकिक से आशय ये है कि समाज में, दुनिया में जो कुछ है, जैसे है, उससे कुछ ज्यादा, उससे कुछ भिन्न, उससे कुछ बेहतर, यहाँ तक कि समाज विज्ञान और विज्ञान में भी जो कुछ मिलता है उससे भी कुछ अलग, ऐसा कुछ है जो साहित्य हमें देता है, कलाएं हमें देती हैं। इसीलिए उनकी सार्थकता है, इसीलिए उनका महत्व है। और अगर ऐसा ना होता, साहित्य केवल वो देता जो दूसरी विचारधाराओं या समाज विज्ञान में पहले से सुलभ है, तो फिर साहित्य की सार्थकता ही समाप्त हो। क्यों पढ़ें हम साहित्य, अगर साहित्य से भी हमें वही मिलता है जो किसी विचारधारा या समाज विज्ञान से मिलता है? तो साहित्य से या कलाओं से कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो दूसरी विद्याओं से नहीं मिलता, जिसकी ओर अभिनव गुप्त ने तरह से संकेत किया। कहने का आशय ये कि साहित्य को भी ज्यादा खुला आकाश और अवकाश देना चाहिए, साहित्य और कलाओं पर भी भरोसा करना चाहिए। साहित्य और कलाएं भी कुछ ऐसा दे सकती हैं, कुछ ऐसा आनंद और ज्ञान दे सकती हैं, अनुभूति सक्षम बना सकती हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां दूसरे अनुशासनों की, ज्ञान और विज्ञान के दूसरे अनुशासनों की पहुंच नहीं है। इसीलिए साहित्य है। तो अगली चीज है, और मुझे लगता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के साथ अपनी मैं बात पूरी कर लूंगा, कि अगर आप साहित्य और कलाओं को विचारधारा और समाज विज्ञान के साथ सीधे सीधे जोड़ दें,
और साहित्य से भी वैसे ही ज्ञान की अपेक्षा करने लगे जैसा ज्ञान समाज विज्ञान या विचारधाराओं से मिलता है, तो साहित्य फिर बहुत ही नीरस, उबाऊ और गंभीर हो जाता है। और साहित्य पढ़ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर ये लगता है लोगों को कि इससे बेहतर फिर समाज विज्ञान ही पढ़ लें या साइंस ही पढ़ लें। तो साहित्य को विचारधाराओं और समाज विज्ञान के अनुशासनों ने इतना ज्ञान गंभीर बना दिया कि साहित्य में जो लोक रंजन की सामर्थ्य थी वो समाप्त हो गई। और उसका जो बहुत गहरा दुष्परिणाम हुआ, जो आज हमारे सामने कि, और ये केवल हमारे यहाँ नहीं दुनिया में है, कि साहित्य को पढ़ने वाले लोग बहुत कम। ज्यादातर साहित्य वही लोग पढ़ते हैं जिनका संबंध साहित्य के विभागों से है, या जो साहित्य या कलाओं से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य या कलाएं करते हैं, लिखते हैं, वो लोग जो उससे बाहर का जो एक बृहत्तर समाज होता था, जो पहले साहित्य और कलाओं से जिसका मनोरंजन होता था, वो शामिल होता था उसमें। और अपने यहाँ उसकी बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, समूचे भक्ति साहित्य को हम लोग याद कर सकते हैं। तो वो लोक रंजन की जो सामर्थ्य थी साहित्य की, वो समाप्त हो गई। और उसकी वजह से साहित्य का दायरा, साहित्य का प्रभाव और साहित्य की भूमिका का क्षरण, ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर सबसे पहले मुझे लगता है कि आलोचना को ध्यान देना चाहिए। और आलोचना का बड़ा संकट ये है कि आलोचना ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अंग्रेजी के एक बड़े मशहूर आलोचक हैं टेरी गल्टन, तो वो तो मजे मजे में कहते हैं कि लगता है कि आज के दौर में विश्वविद्यालयों में जो साहित्य के शिक्षक और आलोचक हैं उनको की जा रही है कि वो साहित्य पढ़ें, क्योंकि आज के दौर में जब और दूसरे लोग साहित्य पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो कुछ लोगों को जैसे ये समाज साहित्य विभागों में वो साहित्य पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो खैर वो तो एक अलग विषय है, संदर्भ है, लेकिन इससे इस बात का एहसास जरूर होता है कि आलोचना को अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करनी चाहिए। आलोचना अगर अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करेगी तो वो प्रकारांतर से साहित्य को भी दिशा देगी। साहित्य के लेखन के का जो समकालीन मौजूदा स्वरूप है उसको भी दिशा देगी। और तभी साहित्य में फिर वो रस का संचार होगा, साहित्य की लोक रंजनकारी भूमिका बढ़ेगी, उसका लोकवृत्त बढ़ेगा, उसके पाठक समुदाय में इजाफा होगा, नहीं तो वो लगातार सिमटता चला जाएगा। तो एक चीज ये कि आलोचना को साहित्य की भूमिका को इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि साहित्य किसी भी विचारधारा या समाज विज्ञान के अनुशासन का उपनिवेश नहीं है। वो अपने ढंग से उसकी कसौटी बनेगा और उसमें जो कुछ सार्थक होगा उसको ग्रहण करेगा और अपने ऊपर विश्वास करेगा। दूसरी चीज ये, और मैं लगभग समाप्त करने के अंदाज में सूत्रबद्ध कर रहा हूं, कि बृहत्तर समाज से जुड़ने के लिए साहित्य के समकालीन स्वरूप में जो बदलाव की जरूरत है उस पर जोर देगा। ये तभी संभव होगा जब 20वीं शताब्दी में लिखे गए साहित्य के स्वरूप को आलोचना चुनौती दे और उसके सामने नए विकल्प पेश करे। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि आलोचना का जो संकट है, जैसा कि मैंने कहा कि वो
साहित्य का संकट भी है और प्रकारांतर से समूचे समाज का संकट भी है। और उसके दो बिंदु ऐसे हैं जिनका संबंध आलोचना और साहित्य से सीधे जुड़ता है। एक तो ये कि आज की हमारी जो समकालीन आलोचना है वो अपनी भारतीय परंपरा से, काव्यशास्त्र की परंपरा से, साहित्य और कलाओं के चिंतन की परंपरा से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है। उससे कट गई, उसके ज्ञान का संबल उसके पास उस तरह से नहीं है जैसा कि पहले होता था। तो एक आवश्यकता तो ये है कि हम अपनी भारतीय परंपरा में साहित्य और कला के क्षेत्र में जो भी चिंतन हुआ है उसको नए सिरे से समझें और उसमें जो बातें सार्थक लगे उनका हम एक नए स्तर पर उसको हम आविष्कृत करने की कोशिश करें। अब दूसरी चीज ये है कि पश्चिम में साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में लगातार जो नया नया कार्य और विचार आते रहे हैं उनसे भी हमें परिचित होने और अप टू डेट होने की जरूरत है। उसकी तरफ भी हम पीठ करके नहीं बैठ सकते कि पश्चिम में जो कुछ हो रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ गई है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में पश्चिम में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए, उसका भी हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए और उसमें से क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है ये विवेक भी होना चाहिए। इसलिए पश्चिमी साहित्य और कला के चिंतन परंपरा का और समकालीन पश्चिमी जगत में जो कुछ आज विचार हो रहा है, लिखा जा रहा है, उससे भी परिचय होना जरूरी है और भारतीय परंपरा में जो कुछ चिंतन हुआ है उसका ज्ञान भी आवश्यक है। ये दोनों चीजें अगर हों तो हम साहित्य का वो अवमूल्यन जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जहां उसको नॉन नॉलेज की श्रेणी में डाल दिया गया, ये मान लिया गया कि साहित्य और कलाएं, और मैं रिपीट करके समाप्त कर रहा हूँ, ये अपने आप में ऐसी विधाएं हैं जो ज्ञान की दृष्टि से शून्य है। ये जो अवमूल्यन हुआ 18वीं शताब्दी के बाद साहित्य और कलाओं का, उस अवमूल्यन को जब तक हम स्वीकार नहीं करें, उसको जब तक हम रिजेक्ट नहीं करेंगे और साहित्य के और कलाओं के महत्व की पुनर्स्थापना जब तक हम नहीं करें, और उसके लिए हम भारतीय परंपरा से भी बहुत कुछ ले सकते हैं और पश्चिम की परंपराओं से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये साहित्य के महत्व की पुनर्स्थापना आवश्यक है और उसमें आलोचना एक बहुत नियामक भूमिका निभा सकती है। आलोचना का संकट कदाचित ये भी है कि आज या लंबे समय से ये हिंदी में मान लिया गया है, ये हिंदी नहीं समूची भारतीय भाषाओं में मान लिया गया कि आलोचना का काम हमेशा रचना के पीछे पीछे चलना है। रचना के पीछे पीछे चलने वाली आलोचना की जो समझ है वो भी बिल्कुल गलत है। और इसीलिए कई बार मुझे लगता है, और मैं इस बात को कह भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, कि आलोचना शब्द संभवतः बहुत सटीक नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में दो शब्दों का चलन रहा है जिसके लिए आज आलोचना का प्रयोग किया जाता है। एक तो है काव्य शास्त्र और दूसरा है साहित्य शास्त्र। अगर आप याद कीजिए तो गणेश त्र्यंबक देशपांडे की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय साहित्य शास्त्र। सामान्य रूप से अपने यहाँ काव्य शास्त्र से आशय समूचे साहित्य से रहा है, लेकिन कई बार भ्रम होता है, इसलिए गणेश त्र्यंबक पांडे ने अपनी पुस्तक का नाम ही रखा भारतीय साहित्य शास्त्र। मुझे लगता है कि ये साहित्य शास्त्र शब्द ज्यादा बेहतर शब्द है। आलोचना की तुलना में
इसकी व्याप्ति ज्यादा है और इससे साहित्य के आलोचना का जो अवमूल्यन है, ये आलोचना साहित्य के पीछे पीछे चलेगी हमेशा, उस अवमूल्यन से हम मुक्त हो सकते हैं। और अगर हम उसको शास्त्र के रूप में देखें, साहित्य शास्त्र के रूप में देखें, तो आलोचना ज्यादा सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकती है। जैसे राजनीति का अध्ययन करने वाले अनुशासन को हम राजनीति शास्त्र कहते हैं, शिक्षा का अध्ययन करने वाले को हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, वैसे ही साहित्य का अध्ययन जो करे उस अनुशासन को हमें साहित्य शास्त्र कहना चाहिए। अपनी परंपरा में उसकी व्याप्ति ज्यादा है और मुझे लगता है ज्यादा सार्थक शब्द है। तो पहली बात या आखिरी बात संभवतः मैं यही समाप्त करूंगा कि आलोचना को हमें साहित्य शास्त्र कहना चाहिए, तभी आलोचना का अवमूल्यन खत्म होगा। और साहित्य का अवमूल्यन तब समाप्त होगा जब साहित्य को हम नॉन नॉलेज की कैटेगरी से बाहर ले जाएंगे और पश्चिमी ज्ञानोदय की ज्ञान मीमांसा के दौरान जो ये साहित्य और कलाओं का अवमूल्यन हुआ उसको अस्वीकार कर देंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बातें पूरी कर ली और मुझे इनको समाप्त करना चाहिए। अब अगर आप लोग कुछ बातें करना चाहें, मैंने जो कुछ बोला है उस पर कुछ आप चर्चा करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। कितना समय बचा है ये तो आप बताएं। धन्यवाद। सवाल पूछ सकते हैं आप, 5 मिनट है सवाल के लिए। प्रतिभागीगण सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, लोकप्रियता ही है क्या साहित्य की सटीक कसौटी मानी जानी चाहिए सर? अब लोकप्रियता भी एक कसौटी तो है, क्योंकि साहित्य साइंस नहीं, साहित्य सोशल साइंस भी नहीं। आप साहित्य का संबंध कहीं ना कहीं प्रदर्शन और दर्शक या श्रोता से है। आप अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना पढ़ें, हम ना पढ़ें या कोई ना पढ़े, उसके बाद भी वो है, उसका प्रभाव और उसका महत्व भी है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर साहित्य को पढ़ने और देखने वाले लोग ही लगातार समाप्त होते जाएं, तो साहित्य होकर के भी किस सार्थकता का निर्वाह करें? उस साहित्य समाज पर क्या प्रभाव पैदा करेगा जिसको पढ़ने वाले लोग ही मुट्ठी भर बच रह जाएं? इसलिए अंध लोकप्रियतावाद तो ठीक नहीं है और अंध लोकप्रियतावाद में बाजारवाद भी ठीक नहीं है। हमेशा बाजार की पसंद के हिसाब से आप लिखेंगे, लेकिन लोकप्रियता और श्रेष्ठता में हमेशा विरोध देखना भी सही नहीं है। और आपको तो मालूम होगा कि जर्मनी के महान कवि और नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने इस विषय पर लिखा है और उनका भी तर्क यही है कि ऐसा साहित्य जो लोगों से जोड़ने की आकांक्षा रखता है, उसमें जन पक्षधरता का भाव हो, वो साहित्य कम से कम कुछ अंशों में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको वो लोग भी पढ़ सकें, एंजॉय कर सकें, उनको भी वो साहित्य अच्छा लगे जो साहित्य के विद्यार्थी, शिक्षक या साहित्य में रचनारत लोग नहीं। यानी साहित्य तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जिनको आप आम आदमी। विडंबना ये है हमारे आज के साहित्य की कि हम कहते तो हैं कि हम जनता के लिए लिख रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो जनता जिसके नाम पर ये साहित्य लिखा जाता है वो उन तक पहुंचता नहीं है, वो उसको पढ़ते हैं। हेलो, धन्यवाद। हेलो हेलो, बोलिए। जी सर प्रणाम, मैं मंजू बोल रही हूँ।
तो हाँ। सर मेरा सवाल है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जिस प्रकार से घरों में लोग रह रहे हैं, अवसादित हैं, जो बाहर में घूमने वाले लोग और घर में एकदम बंद कर दिए गए हैं, तो सर उसके अगर कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो साहित्य कहाँ तक अपनी भूमिका निभा रही है? सर एक प्रश्न मेरा भी है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जन पक्षधरता की बात जो हो रही है वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या पहुंच के लिए भाषा जन पक्षधरता मतलब भाषाई तौर पर भी है सर? भाषा के परिप्रेक्ष्य में विचारधारा और आलोचना और सदी के संकट को कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए केवल भाषा की परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना होगा, बल्कि पूरा का पूरा जो विन्यास है, उसका जो शिल्प विधान है, रचना विधान है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो विन्यास है, चाहे हम कविता लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, क्या हमारा रूप ऐसा है जिसको वो कथित आम आदमी भी पढ़ सके और उसको भी कुछ अच्छा लगे? भाई तुलना कीजिए कि क्यों ऐसा है कि कबीर दास, रैदास, जायसी, तुलसी, तमाम हम अपने जो पुराने भक्त कालीन उनकी पहुंच गांव तक है, ऐसे लोगों तक है जो जिनको हम कथित रूप से निरक्षर और अनपढ़ कहते हैं, लेकिन हमारा साहित्य उन लोगों तक भी नहीं पहुंचा या वो भी नहीं पढ़ना चाहते जिनको हम शिक्षित हैं। इसलिए मैंने कहा कि साहित्य लिखने का जो स्वरूप रहा है, जो 20वीं शताब्दी में बना और जिसको आज भी हम 21वीं शताब्दी में लगभग थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसी रूप में चला रहे हैं, उस स्वरूप में बदलाव करना जरूरी है। सिर्फ जनता के लिए आप साहित्य लिख रहे हैं, ये कह देने से वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये कहें कि हमारे लिए जनता कोई मतलब नहीं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, है ना, जनता जाए भाड़ में, हम लिख रहे हैं, हम महान साहित्य लिख रहे हैं, हमें जनता की कोई आवश्यकता नहीं। वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर वही सवाल आएगा कि अगर साहित्य को पढ़ने, सुनने और देखने वाले लोग कम हो जाए तो साहित्य का प्रभाव ही क्या बचेगा? हाँ, दूसरा जो सवाल था कोविड-19 के संदर्भ, तो साहित्य की भूमिका तो हमेशा और किसी भी संदर्भ में होती है। अब आज के संदर्भ में इस जहां पर हम लोग बंद हैं एक तरह से, लेकिन सारे लोग तो नहीं बंद हैं। बहुत सारे लोग, जैसा कि कहा भी गया, कुछ सड़क पर हैं जिनके पास तो, लेकिन फिर भी जो लोग घरों में हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनके लिए कम से कम एक ये स्पेस मजबूरी में ही सही एक अवकाश तो बना है कि ऐसे लोग भी जो टीवी सीरियल या केवल टीवी न्यूज देखते रहे हैं लंबे समय से, वो भी एक बार साहित्य पढ़ने का भी रिस्क लें और देखें कि भाई साहित्य में भी कुछ ऐसा है जो आपको ये कथित टीवी सीरियल्स और टीवी न्यूज के चैनल्स नहीं देते हैं। तो जैसे इस कोविड-19 ने साहित्य को वापसी का एक मौका और अवसर दिया है, जैसे प्रकृति और पर्यावरण को एक अवसर मिला है कि उसमें बहुत सारे सार्थक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ही साहित्य की वापसी की एक संभावना भी पैदा हुई, जहां ये तमाम टीवी के चैनल्स और उनके द्वारा परोसी गई चीजें आपको एक सीमा के बाद व्यर्थ और कई बार तो बड़ी डिप्रेस करने वाली लगती हैं। तो लगता है कि आप अगर कोविड-19 के समय में हमें अपने को जीवंत बनाए रखना है, अपने अंदर निराशा का भाव नहीं पसरने देना है, डिप्रेशन नहीं होना है, तो सबसे पहला काम तो मुझे लगता है कि यही करना चाहिए कि हमें टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। लगातार टीवी चैनल्स अगर आप देखते रहें, न्यूज चैनल्स देखते रहें, तो पक्का है कि आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस समय ने साहित्य और कलाओं को भी एक ऐसा स्पेस प्रदान किया है जहां पर अगर हम कोशिश करें तो उनकी सार्थकता और महत्ता का एहसास हम कर सकते हैं। जो लोग साहित्य और कलाओं को न पढ़ते थे, न सुनते थे, न देखते थे,
वो लोग भी अगर इसकी तरफ आए और इसको पढ़ें या इसको सुने या इसको देखें, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि साहित्य के पास भी कुछ ऐसा है, कलाओं के पास भी कुछ ऐसा है जो और दूसरे अनुशासनों और विषयों के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अवसर जैसे प्रकृति और पर्यावरण के लिए है, जिसके बारे में हम नए सिरे से सोच सकते हैं, मजबूरी में ही सही, वैसे ही साहित्य और कलाओं के लिए भी कोविड-19 ने अवसर, मजबूरी में सही, उनकी वापसी के लिए एक अवसर जरूर प्रदान किया। शुक्रिया सर। हेलो चूंकि सर। समय हाँ, 1 मिनट थोड़ा सुना जाए कि समय प्रश्नोत्तर में ज़्यादा जाएगा, 5 मिनट की सीमा से ज़्यादा हो चुका है। सर, मैसेज बॉक्स में 1-2 प्रश्न आए जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, इन पर हाँ, चर्चा वो की आपको जानी मैं चाहिए। देख नहीं पाया, बोलने में नहीं देख पाता हूँ, तो आप बता दीजिए। जी सर, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। एक डॉक्टर मंजीत सिंह है, इनका प्रश्न है कि सर, वैश्विक महामारी के निमित्त इस समय थोक के भाव में साहित्य रचा जा रहा है, यह शुभ संकेत है, लेकिन इसमें अवसाद एवं मनोवैज्ञानिक विचलन हावी है। इस संदर्भ में विचारधारात्मक अवधारणाओं को विकास के किन मानकों से जोड़ा जाए कि हिंदी आलोचना प्रासंगिक बनी रहे? एक प्रश्न ये है सर। और दूसरा प्रश्न है डॉक्टर मनोज कुमार पाठक का। इन्होंने पूछा है कि पाश्चात्य आलोचना पाश्चात्य साहित्य के आधार पर ही विकसित हुई है, क्या पाश्चात्य आलोचना विश्व साहित्य के लिए पथ प्रदर्शक मानी जाए, यह अन्य साहित्य के लिए न्यायपूर्ण है? ये 2 प्रश्न है सर, इसके बाद हम लोग समापन करेंगे। मैं पहले से प्रारंभ करता हूँ। जी। अब साहित्य के वो जो साहित्य शास्त्री ही मैं कहूँगा, आलोचक क्यों कहूँ, तो साहित्य के जो अध्येता हैं, जिन्होंने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य दोनों पर कार्य किया है, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 19वीं शताब्दी से पहले तक का जो भारतीय साहित्य है, जिसमें हिंदी का साहित्य भी शामिल है, उसके अध्ययन के लिए पाश्चात्य आलोचना या पाश्चात्य साहित्यिक कला और संस्कृति चिंतन बहुत सार्थक नहीं है। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बहुत सार्थक नहीं है। ये ज्यादातर लोगों ने माना है, मैं भी मानता हूँ। उल्टा कई बार अगर आप पाश्चात्य साहित्य के निकष पर, पैमाने पर 19वीं शताब्दी से पहले के भारतीय साहित्य या कला का अध्ययन करें और मूल्यांकन करें, तो आप उस पर अत्याचार करें और उसके मर्म का अर्थ का उद्घाटन ही नहीं होगा। अब जैसे ये उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूँ। जैसे अपने यहाँ का जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उसका अगर आप अध्ययन करें, उस पर विचार करें और पाश्चात्य चिंतन की कसौटी पर करें, तो पहला आक्षेप आप फटाक से ये लगाएंगे कि वो तो बैठे ठाले लोगों का संगीत है, उसमें शांति वगैरह की, वो ट्रैंक्विलाइजर वगैरह की तरह वो काम करता है, लेकिन उसमें संघर्ष और प्रतिरोध का संगीत भारतीय हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में नहीं है। ऐसा संगीत आपको नहीं मिलेगा जो संघर्ष या प्रतिरोध की भावना का प्रतिनिधित्व करता हो। ये निष्कर्ष बहुत आसानी से वो लोग निकाल लेते हैं जो पाश्चात्य कसौटी पर हिंदुस्तानी संगीत का मूल्यांकन करने की ओर प्रवृत्त। उसका कारण ये है कि हिंदुस्तानी संगीत ही नहीं, दूसरी कलाएं और साहित्य भी जिस निकष या कसौटी पर, ज्ञान मीमांसा की जिस कसौटी पर निर्मित हुआ है, संभव हुआ है, उसमें इन सब चीजों का, इन सारे विषयों का, समस्याओं का चिंतन और उसका समाधान, अगर उसको आप समाधान कह सकते हो, लगता है फूलबदन जी भी जुड़ गए हैं उधर से, वो उसका तरीका ही दूसरा है। वो उसको आप पश्चिमी ज्ञान मीमांसा की निकष पर समझ ही नहीं सकते, उद्घाटित ही नहीं होगा। तो आप इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाएंगे, इसका मतलब है कि आपने उसको समझा ही नहीं। तो वो बात आपकी यहाँ तक सही है कि 18वीं शताब्दी तक के साहित्य और कला का बहुत सार्थक अध्ययन आप पश्चिमी चिंतन परंपरा के सहारे नहीं कर सकते।
लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये है कि 19वीं शताब्दी के बाद भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परंपरा का संबंध अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ के साथ पश्चिम से जुड़ जाता है। और अगर आप सिर्फ हिंदी का संदर्भ लें, जिसके बारे में पहले बोल चुका हूं कि हिंदी में 19वीं शताब्दी में दूसरे तरह का प्रभाव तो दिखाई पड़ता है, भारतीय युग जिसे आप कहते हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में छायावाद के साथ पश्चिम का सीधा सीधा प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। और एक तरह से समूचा हिंदी साहित्य तब से आज तक पश्चिम में जो कुछ भी लिखा जाता रहा है उससे प्रभावित और प्रेरित होता रहा है, उससे अनुशासित और संचालित होता रहा है। 20वीं शताब्दी में जो भी हिंदी साहित्य लिखा गया या जो भी आलोचना लिखी गई है वो सब ज्यादातर पश्चिम से प्रेरित है। जिस प्रकार के राजकुमार सर आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, राजकुमार सर का माइक म्यूट हो गया है सर, वो आप अपना माइक वहीं से अनम्यूट कीजिए, फिर आपका आवाज सुनाई देगी। आवाज नहीं आ रही साफ सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हम लोग अपना ऑफ रखें, म्यूट करके रखें। सर गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अच्छा अभी ठीक हो ठीक है, जाएगा। ओके। हम लोग अपना ऑफ करें, डिस्टर्बिंग बहुत हो रहा है। ओके, हाँ हो गया, ठीक है। तो ठीक है सर, मैं ये कह रहा था कि हिंदी में कम से कम छायावाद के बाद जो साहित्य लिखा गया है और जिस तरह की आलोचना लिखी गई है उसको आप पश्चिम में जो कुछ भी हुआ है उससे अलग कर काट कर नहीं देख सकते। इसलिए छायावाद के बाद से लेकर अभी तक का जो समूचा साहित्य और आलोचना उसको समझने के लिए पश्चिमी साहित्य को और आलोचना को भी जानना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और आपको ध्यान होगा कि अगर हमको ये लगता है कि साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में एक संकट है, आज पश्चिम में भी है और हमारे यहाँ भी है, उस संकट से निकलने के रास्ते के लिए, रास्ते की खोज के लिए हमें पश्चिम के साथ साथ अपनी भारतीय परंपरा में कला और साहित्य को लेकर के जो चिंतन हुआ और जैसा साहित्य लिखा गया है उसमें पीछे जा करके कुछ चीज़ों को नए सिरे से खोजना चाहिए और वहाँ जो कुछ सार्थक मिले उससे सीखना। जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया था कि अगर हमारा भक्तिकालीन साहित्य इतना श्रेष्ठ भी है और लोकप्रिय भी है, वो क्यों है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस पर
आलोचना को विचार करना चाहिए और रचना को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। हम भक्तिकालीन साहित्य की श्रेष्ठता का जाप तो बहुत करते हैं, लेकिन सही मायने में उससे हमने सीखा बहुत कम, लिया नहीं, हमने उसकी तारीफ जरूर की। तो ये तो रहा पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा, जो ये कोविड-19 के संदर्भ में इस समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं, उनको किस रूप में देखा जाए, संभवतः यही प्रश्न। मैंने भी इस दौर में इधर जो कविताएं लिखी गई हैं उनमें से कुछ कविताओं को देखा है और मुझे लगता है कि वास्तव में कुछ कविताएं बहुत अच्छी हैं। और ये अलग बात है कि अभी बहुत तात्कालिक रूप से ये निर्णय करना और फैसला देना उचित नहीं होगा कि वो उनका जीवन कितना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो रचनाएं जो हमें अपने समय में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है, जिनका असर बहुत गहरा और तेज होता है तत्काल, वो उतनी तेजी से उनका प्रभाव समाप्त भी हो जाता है। तो कई बार ये समस्या होती है। अब जैसे उनका जीवन बड़ा क्षणिक होता है, लगभग समाचार पत्र की तरह, कि सुबह सुबह हमें लगता है कि अखबार पढ़ लेना चाहिए, नहीं आपका अखबार तो थोड़ा सा कमी महसूस होती है, लेकिन एक ही दिन बाद वो अखबार बासी हो जाता है। तो ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं जो आज हमें बहुत अच्छी लगती हैं, देखना ये होगा कि कोविड-19 का प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद भी वो क्या उतना ही प्रभावित करेंगी हमें या नहीं करेंगी, ये अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है। एक चीज तो मुझे ये समझ में आती है। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि साहित्य और कलाएं अपने समय और समाज के सुख दुख को, विडंबनाओं को जिस तरह से अपने अनुशासन में, अपनी विधाओं में, कलाओं में, साहित्य में रचती हैं, अपने अंदर लाती हैं, वो तरीका थोड़ा सा अलग है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि समाचार पत्र में वो सब कुछ आपको बताया जाता है जो तत्काल घटित हुआ है। राजनीति में भी तत्काल घटित होने पर भी ही क्रिया या प्रतिक्रिया की जाती है। साहित्य और कलाओं का स्वभाव और चरित्र वो उस तरह से तात्कालिकता से नहीं बनता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी समाचार पत्र की तरह या किसी राजनीतिक की तरह अपने समय में घटित होने वाली हर बात पर प्रतिक्रिया दें या उसको एक रचना में तब्दील करें। कई बार करती भी हैं और सार्थक रूपांतरण करती है, लेकिन हमेशा हम उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि साहित्य का स्वरूप, कलाओं का स्वरूप, राजनीति का स्वरूप, समाज विज्ञान का स्वरूप और चरित्र अलग अलग है। तो कुछ चीजें इस कोविड-19 के प्रसंग में हो सकता है कि ऐसी लिखी जाए या लिखी गई जो आगे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण लगे। कुछ ऐसी है जो बहुत जल्दी काल कवलित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये भी संभव है कि भविष्य में आगे जब ये कोविड-19 का प्रभाव समाप्त हो जाए, तब इस बात को लेकर के ऐसा साहित्य लिखा जाए, अभी नहीं, इसके बाद, जो इस समय तत्काल इस प्रसंग में जो कुछ जिस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है उससे भी ज्यादा गहरा, गंभीर और सार्थक। इसलिए साहित्य से बहुत तात्कालिक अपेक्षाएं करना साहित्य के स्वभाव और चरित्र के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि साहित्य का अपने समकाल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको रचने का, अपने अंदर पिरोने का, उसका परिपाक संभव करने और एक समय लगता है। कोई चीज कैसे पकती है, जैसे दाने जब आते हैं बाग में तो पकने में उसको समय लगता है,
खाना आप बनाते हैं तो खाना बनाने में भी कुछ समय लगता है, तो अलग अलग तरह के खाने को बनाने में समय अलग अलग लगता है। वैसे ही साहित्य और कलाओं के अनुशासन और विद्याएं ऐसी हैं जहाँ किसी चीज के बनने में, उसके परिपाक में, उसके पकने में समय लगता है। इसीलिए ये तत्काल कुछ अगर हमेशा न दे तो वो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, और इस तरह की हमेशा मांग करना भी जरूरी नहीं है सार्थक नहीं, क्योंकि अब मैं इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि साहित्य और कलाओं का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ किसी भी विचार या संवेदना के पकने में समय लगता है। अगर तत्काल उसको आप किसी रचना में रूपांतरित कर दें तो अक्सर जो रचना बनती है वो ज्यादा बेहतर और सार्थक रचना नहीं बनती है। हाँ, ये ठीक है कि जैसे हर क्षेत्र में अपवाद होते हैं, यहाँ भी अपवाद हो सकते हैं, कोई रचना ऐसी बन जाए तत्काल ही जो बहुत अच्छी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली, और एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब हम लोग प्रश्न उत्तर तो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने बहुत और भी सारे प्रश्न आए मैसेज बॉक्स से, मैंने उसको नोट कर लिया है सर अलग से, और आप तक प्रेषित करूंगा। और कोई माध्यम न तो कम से कम जो आपके जवाब आएंगे उसको मैं मेल के माध्यम से प्रतिभागियों को भेजूंगा। ये बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन लगा, और सबसे अच्छी बात ये कि हम सभी के लिए इस संकट में एक नई संभावना ये आई है कि हम एक नया माध्यम तलाश पाए हैं बातचीत करने का। इसको हम लोग देश काल और परिस्थितियों का डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, ज्ञान के केंद्रों का भी विकेंद्रीकरण हुआ है, और ये अवसर है। लेकिन ये भी एक है कि इसमें एक संकट ये है कि कोरोना से बचाव के चक्कर में हमारी कारणियां भी अफेक्टेड हो सकती है लगातार डिजिटल माध्यमों के प्रयोग से। फिर भी ये सुखद ये है कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बना। सर की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कुल 539 प्रतिभागी इस समय जुड़े हुए हैं, पंजीकृत हैं, और कई लोग लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए हैं। जो लोग सीधे गूगल मीट के थ्रू आ गए वो भी आपको देख सुन रहे हैं, और लगातार प्रतिक्रियाएं आई हैं कि व्याख्यान से बहुत लाभान्वित। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगेगा ये जान करके कि लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। जी सर। और उनकी क्या प्रश्न जिज्ञासाएं रही, उससे मुझे भी सीखने का, समझने का और अपने को सुधारने का अवसर मिलेगा। जी, तो सर ने तो अपने व्याख्यान में कई बार अपनी बातों को सूत्र वाक्य में भी रखा है, लेकिन एक बार फिर से मैं औपचारिकता बस उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ सूत्रों में ही। सर ने एक बड़ी बात कही कि आलोचना के लिए जो यह शब्द आलोचना चलता है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और आपने गणेश त्र्यंबक देशपांडे जी का उल्लेख करते हुए बताया कि जो साहित्य शास्त्र शब्द है वो ज़्यादा व्यापक शब्द है, उसका प्रयोग अगर करें, उसके सभी संदर्भों को समझते हुए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर ने यह भी बताया कि साहित्य किसी भी दूसरे किस्म के ज्ञान और अनुशासन का उपनिवेश नहीं है। यह अपने आप में एक स्वायत्त संरचना है, संबद्ध भी है, अन्य ज्ञान अनुशासनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको आप प्रोटोकॉल में जब रखना चाहेंगे कि साहित्य का स्थान ऊंचा हो या राजनीति का हो या समाज विज्ञान का हो, तो ये सवाल ही दरअसल उचित सवाल नहीं है। सब संबद्ध है और सब स्वायत्त भी है एक साथ। सर ने ये इशारा किया। सर ने यह भी कहा कि हमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, भारतीय शास्त्रीय चिंतन की परंपरा रही है, काव्य शास्त्र की और पश्चिमी चिंतन में की जो परंपरा रही है और जो नए चिंतन आ रहे हैं, इन सभी से अपने को अद्यतन रखना होगा। तभी हम एक साहित्य की और आलोचना की और विचारधारा की बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इससे बड़ा लाभ हुआ है, और पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से मैं सर का आभार प्रकट करता हूँ। एक दो आग्रह होगा। जो तकनीकी के प्रयोग से दिक्कत आ रही है कि हम लोग जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट के नाम पर प्रेजेंट बटन दबा दे रहे हैं और हमारा सारा स्क्रीन वो सब दिखने लग रहा है, हमारे घर के आसपास की आवाज़ें। तो आग्रह ये होगा कि हम अपने माइक्रोफोन को वक्ता के बोलते समय बंद रखेंगे, और वीडियो भी बंद रखें। वीडियो की बहुत आवश्यकता नहीं है। और आप जुड़ जाते हैं, आपको एडमिट कर लिया जाता है हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा, तो आप इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारे इस सेशन में अन्य वक्तागण भी जुटे हुए हैं, जो हमारे बाकी 3 रिसोर्स पर्सन हैं। शुरू में आप नहीं आ पाए थे, तो एक बार फिर से मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्रीनिवास जी लाइव हैं, उनके तरफ से भी आपका भी स्वागत करता हूं। और अब हम लोग मिलेंगे 2:15 बजे, लिंक होंगे
2:15 बजे आप लोग अपने उस लिंक पर ही क्लिक करेंगे जो पहले से दिया गया है, और 2:30 बजे वो सेशन शुरू हो जाएगा। सर, प्रोफेसर राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, और हमसे जो त्रुटियां हो, ये नया माध्यम हम सभी के लिए, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। आपके संबोधन से हम सब समृद्ध हुए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों। कन्हैया जी, आप ये डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।